हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज दोस्तों हमारी ये क्लास है वो है क्लास 11th के लिए। उनका जो चैप्टर चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसी के अंदर आज हम लोग जो इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एंगल्स एंड उसके मेजरमेंट के बारे में, यानी कि एंगल को किस तरीके से मेज़र करते हैं और वो किन किन मेथड से उनको हम लोग मेज़र करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था डिग्री मेथड और रेडियन मेथड, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, ठीक, यानी कि डिग्री टू रेडियन किस तरीके से चेंज कर सकते हैं एंगल को, और एंगल डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री किस तरीके से हम एंगल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से आप उस लेक्चर को, इसी प्लेलिस्ट में आपको वो लेक्चर मिल जाएगा, तो जल्दी से आप उसे देख के अपना कोर्स को जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए, ठीक है। तो आज इससे पहले अगर आप अपना क्लास शुरू करने से पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले तो अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्चुअली होते क्या हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने क्लास 10 में पढ़ा है साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट के बारे में, तो वही क्या है हमारे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लेकिन एक्चुअली ये फंक्शन होते किसके हैं, जैसे कि हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग कहें यहाँ पे y इक्वल टू हमने किस लिख दिया 3x प्लस का 2, ठीक है। तो ये क्या है, y एक फंक्शन है जो कि किसके टर्म्स में है, x के टर्म्स में है, ठीक। तो ये एक फंक्शन है, लेकिन ये जो 10 है ये 10 किसके टर्म्स में है भैया, ठीक। 10 है, साइन है, ठीक, ये किसके टर्म्स में होते हैं, ठीक। तो ये क्या है, ये थीटा के फंक्शन होते हैं। किसके फंक्शन होते हैं, थीटा, जो यानी कि जो एंगल्स होते हैं। अब भाई ये एंगल्स कहाँ से आता है, भाई ये कौन सा एंगल होता है, हमारे तो बहुत सारे एंगल होते हैं लेकिन ये कौन सा एंगल होता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि ये कहाँ से आते हैं ये एंगल, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्री हमारी पूरी तरीके से बेस्ड किस पे है, हमारे परपेंडिकुलर जो हमारा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसके ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे क्या है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये एंगल क्या है, थीटा है, थीटा या फिर जो भी आप इसको मानना चाहें वो आप मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसका बी जो पॉइंट है वो क्या है, राइट एंगल पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको कुछ नाम देते हैं। आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है कि इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो ये आपने पढ़ा हुआ है कि इनको क्या क्या नाम दिया गया है। तो देखिए जो हमारा जो 10 फंक्शन है वो भी इसी थीटा के लिए होता है। जो हमारा साइन है, कॉस है, सेक, कॉसेक सभी क्या है, इसी थीटा के फंक्शंस हैं, ठीक है। और ये हमारे जो जैसे कि अगर हम लोग साइन थीटा लिखते हैं, आपने पढ़ चुके हैं कि इसको, अब पिछली क्लास में आप पढ़ चुके होंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है। मुझे पता है कि आप ये सभी कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं, जैसे कि हमारा साइन थीटा, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा थीटा के सामने वाली, यानी कि जो एंगल बताया गया है थीटा, उसके सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और ये सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या करती है, हाइपोटेन्यूस होती है, और जो बची हुई क्या है वो होती है बेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने साइन थीटा इक्वल टू पिछले क्लास में क्या पढ़ा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यही होता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसी तरीके से हमने कॉस थीटा इक्वल टू कुछ पढ़ा था। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा है तो रिवाइज कर लीजिए, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आप सभी को अच्छे तरीके से पता होगा। इसको याद करने के लिए बच्चे ट्रिक भी बनाते हैं, ठीक है। तो वो आप जिस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं याद कर लीजिएगा, ठीक। इनके देखिए जैसे कि साइन है, कॉस है, टी और टेन है, तो इनको हमें एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं। तो देखिए भैया इनका एक भाई निकल के आता है, ब्रदर मान के चलिए, तो वो कौन आता है, कॉसेक भाई आते हैं इनके, कॉसेक थीटा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा कौन है, साइन का भाई है। तो यहाँ पर ये, लेकिन इसके हमेशा क्या था, अपोजिट चलता है ना। कैसे चलता है, अपोजिट चलता है, यानी कि साइन कॉसेक थीटा इक्वल टू होगा 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक, हमेशा उल्टा। इसी तरीके से कॉस का जो भाई है वो कौन है भाई, सेक थीटा है, ठीक है। ये कॉस थीटा किसका, सेक थीटा किसका भाई है, कॉस थीटा का भाई है, और ये भी भैया अपोजिट चलता है उसके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट का मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा, यानी कि सेक थीटा अगर की वैल्यू चाहिए तो क्या कर दो, कॉस को उल्टा कर दो, है ना। तो देखिए अगर हम इसको उल्टा करते हैं
साइन थीटा कॉसेक थीटा के लिए क्या करना है, साइन को पलट दो, साइन को पलट दो यानी कि इसको जो इसकी वैल्यू है इसको पलट दो, तो इसकी कॉसेक थीटा की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग सेक थीटा की वैल्यू की हम बात करते हैं तो कॉस को पलट दो यानी कि कॉस की वैल्यू को उठा के पलट दो, तो क्या बन गया, हाइपोटेनस अपॉन बेस बन गया। ठीक है भैया, उल्टे चलते हैं एकदम सही। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि ये चीज़ भूलने वाली होती है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ कि कॉस थीटा सेक थीटा भाई हैं लेकिन क्या है, ये उल्टे हैं, तो इनको क्या कर दो, इनकी वैल्यू को पलट दो। ठीक है, आगे देखते हैं कॉट थीटा। भैया जब सब लोग उल्टे हैं तो ये कहाँ से सीधे हो सकते हैं ना, तो ये भी क्या हो जाएंगे, उल्टे हैं। कैसे, 1/tan थीटा इनकी वैल्यू होती है, और इसको भी क्या कर दो, पलट दो, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये इनकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कितने फंक्शन निकल के आते हैं, 6 फंक्शन, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं जिनका रिलेशन हमारे पास देखिए एक दूसरे से भी होता है, बाकी उनका अगर हमको ट्रायंगल पता है तो हमको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के टर्म्स में भी इनकी वैल्यू पता होती है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात यहाँ पर ये है कि हमारी जो जितने भी सारे फंक्शन हैं वो सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी है। ठीक है, तो साइन के फॉर्म में है ही, कॉस को आप साइन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कॉस के फॉर्म में है, सेक को कॉस के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। अब देखिए टेन और कॉट साइन और कॉस के फॉर्म में नहीं है, लेकिन इनका जो रिलेशन है वो क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो टेन का रिलेशन देखिए क्या है, साइन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसी तरीके से हम लोग कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिए ये आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि हमारा सभी जो भी फंक्शन है वो साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आपके लिए, इन चीज़ों को समझना कि फंक्शन जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कितने टाइप के हैं, उनका आपस में रिलेशन क्या है, और उनका हमारा जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के साथ रिलेशन क्या बनता है। इसको देखिए डायरेक्ट याद करने के लिए किस तरीके से याद किया जाता है, सभी के ऊपर वाले लिख लीजिए पी बी पी अपॉन नीचे वाले एच बी। ठीक है, तो ये हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से आप कहेंगे पी अपॉन एच बी। ठीक, जिसमें से ये जो होता है ये किसके लिए होता है, साइन के लिए होता है, साइन के लिए, ये वाला बीच वाला किसके लिए होता है, कॉस के लिए। ठीक है, ये किसके लिए होता है, टेन के लिए होता है। इस तरीके से याद करने के लिए आप ट्रिक बना सकते हैं कि किस तरीके से इसको याद करना है। और हिंदी मीडियम के लिए अगर हम बात करें तो देखिए ये होता है इनका लंब। ठीक, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, आधार, और इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं ना, लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, तो वो उनके लिए कौन सी ट्रिक बनती है, उनके लिए क्या बनता है, LAL बटे KA। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे ये क्या है, साइन के लिए है, ये क्या है, कॉस के लिए है, और ये क्या है, टेन के लिए है। ठीक है, इसका उल्टा अगर देखते हैं तो ये कॉसेक के लिए है, ये क्या है, सेक के लिए है, और ये क्या है, कॉट के लिए है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हैं कि किस तरीके से हम लोग रिलेशन एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। ठीक है, इसके बाद जो हमारी पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारी आइडेंटिटी आती हैं स्टार्ट में, सबसे पहले जो हमारी 3 आइडेंटिटीज हैं काफ़ी बेसिक हैं और उनको इसी मतलब पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ही हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम उनको देख लेते हैं क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, सबसे पहले आइडेंटिटी हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, उसी ट्रायंगल के लिए तो ये सब जगह पे फॉलो होती हैं। ठीक, तो इनको भी आप याद रखिएगा साथ में ही।
अब चलिए देखिए, अब हम लोग जो निकालने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखने वाले हैं कि हम लोग किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में की वैल्यू क्या होती है ना। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो आखिर में 0 क्यों होती है हम उसको यहाँ पे आज देखने वाले हैं, ठीक है। ठीक उसी के बाद अगर हम लोग साइन 90 की वैल्यू देखते हैं तो 1 होती है, तो 1 क्यों होती है उसको भी हम लोग क्या करेंगे आज देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे, जिसकी जो रेडियस है वो क्या है, 1 यूनिट की रेडियस है, ठीक है। देखते जाइएगा साथ में और अपने नोट्स को जरूर प्रिपेयर करते जाइए ताकि आपको लास्ट में ये पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, आप डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकें, है ना। और अपने नोट्स बनाने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो नोट्स भी साथ में कवर करते चलिए, ठीक है। तो चलिए ये हमारे पास एक सर्कल बन गया जिसकी हमारे पास रेडियस कितनी है, रेडियस हमारे पास कितनी है, 1 यूनिट की रेडियस है। तो 1 यूनिट की रेडियस का हमने क्या बना लिया, एक सर्कल बना लिया। तो अगर हम लोग ये देखते हैं तो ये हमारा क्या बन गया, हमने एक एक्सेस बना लिया यहाँ पे, और ये कौन सा एक्सेस होगा, ये कौन सा एक्सेस होगा, एक्स एक्सेस होगा, है ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब इसी का हमने वाई एक्सेस भी यहाँ से बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सेस बन गया, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कैसे बनाया ये हमने, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये 1 यूनिट की, ठीक है, डिस्टेंस है। हमने क्या करा, यहाँ पर ये सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस पे हमने क्या करा, एक हमने एक्स डिस्टेंस से क्या कर दिया, एक आर्क लगाया और उस आर्क से क्या करा, इसके सेंटर को मिला दिया, उस आर्क से इसके सेंटर O को, जब मैं नाम दिया है इसका सेंटर का नाम क्या दिया है O, इसको मिला दिया। तो देखिए ये आर्क क्या करेगा, इसके सेंटर के बीच में क्या करेगा, कुछ कोण बनाएगा, कुछ क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा, जिसको हमने नाम दे दिया x। क्योंकि ये 1 यूनिट के, देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो देखिए अगर रेडियस की जो वैल्यू है 1 यूनिट हो जाए तो एंगल की वैल्यू किसके बराबर होती है, आर्क के बराबर होती है। तो देखिए यूनिट हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू क्या है, 1 यूनिट है, तो यहाँ पे जो आर्क की वैल्यू होगी वही इस एंगल की वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या करा, अगर x यूनिट का हमने आर्क लगाया है तो x डिग्री का क्या, x रेडियन का हमारा क्या बनेगा, एंगल बनेगा। याद रखिएगा यहाँ से जो एंगल बनता है वो रेडियन में बनता है, ठीक है। तो ये मैं फॉर्मूला ड्राफ्ट कर देता हूँ, ये आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम पॉइंट देखें, पॉइंट की बात करें, देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट बने, हम उन चारों पॉइंटों की क्या करेंगे, बात करेंगे, और वो पॉइंट नाम देते चलते हैं। यहाँ पे इसका नाम दिया हमने A, और इसकी देखिए वैल्यू कितनी होगी, ये देखिए कितनी है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 1,0 है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये भी 1 ही होगी, लेकिन ये 1 किस पे होगा, 0,1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे भी 1 होगा, लेकिन इसका हम नाम दे देते हैं B, और यहाँ पे हम नाम दिया C, और इसके पॉइंट कितने होंगे, -1,0, ठीक है। अब यही चीज़ हम नीचे देखते हैं तो D पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो जो इसके मतलब कि हमारे निर्देशांक या फिर कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे वो क्या निकल के आएंगे, 0,-1, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई, कुछ हमने बहुत बड़ी चीज़ नहीं कर दी है, बस एक सर्कल बनाया है 1 यूनिट रेडियस का, एक चाप लगाया है x का, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा एंगल इक्वल टू होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है, क्योंकि रेडियस 1 है तो इस एंगल की वैल्यू इस आर्क के बराबर हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे x डिग्री लिखा, x रेडियन लिखा हुआ है, ठीक है। ये एंगल हमेशा रेडियन में होगा, ठीक। बाकी हमने इसके जो कोऑर्डिनेट हमने बना लिए थे उनको लिख लिया है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमने मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है P, ठीक है। इसके जो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, वो क्या है, A, B है। A, B अगर इसके निर्देशांक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर इसका परपेंडिकुलर खींचें, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, तो देखिए ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे ये रेडियस 1 यूनिट रहेगी, उससे कोई मतलब नहीं हमको, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो इसकी वैल्यू होगी, ये कितना है, A है ना, तो यहाँ पे जो इसके निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, A,0 होंगे, ठीक है। और जो इसकी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, टोटल B होगी, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको,
ठीक है, अब देखते हैं आगे, हमें देखना है कि जो साइन थीटा की वैल्यू है, ठीक है, जो हमारा साइन की वैल्यू होती है वो क्या होती है। इसकी देखिए ये पूरी यहां से यहां तक कितनी होगी, ये a होगी, है ना, कितनी होगी, ये a होगी, ठीक है, और यहां से यहां तक की जो ये वाली डिस्टेंस है वो कितनी होगी, b होगी। अब देखिए आगे हमें क्या करना है, आगे हमें ये देखना है कि साइन थीटा की वैल्यू किस तरीके से, साइन यहाँ पे थीटा नहीं, यहाँ पे क्या x है, ठीक है, तो साइन x, साइन x इज इक्वल टू, अभी देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और cos थीटा इज इक्वल टू, हमने cos थीटा इज इक्वल टू इससे पहले क्या पढ़ा था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। तो देखिए अब आगे, तो यहाँ पे साइन x की वैल्यू देखिए आपके सबसे क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, b है, देखिए b आ रही ना, तो b देखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पे अगर हम लोग cos थीटा की वैल्यू चेक करते हैं, यानी कि cos x इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे बेस कितना है, a, ठीक है, a अपॉन 1 होगा, ठीक, h की वैल्यू क्योंकि 1 है, यहाँ पे जो ये इसकी वैल्यू है ये भी क्या है, 1, रेडियस ही है उसकी, तो सर्कल की उसकी वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो इसलिए दोनों जगह पे 1 हो गया। तो देखिए यहाँ पे साइन x की वैल्यू क्या निकल के आई, b निकल के आई, साइन x cos x की वैल्यू क्या निकल के आई, a निकल के आई। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं पॉइंट a पर, क्या, एट पॉइंट a, ठीक है, ये देखिए हमारे जो ये पॉइंट है P, वही देखिए हर जगह घूमता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से अगर स्टार्ट किए हैं तो जो P पॉइंट है वहाँ इस जगह पर उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1,0 है, ठीक है, यानी कि जो हमारा पास A था, A की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, और जो B है उसकी वैल्यू कितनी है, देखिए 0 है ना। तो देखिए साइन, और यहाँ पे जब कहीं हमने स्टार्ट ही नहीं किया है तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा होगा, 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी, 0, x की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए साइन b था, b की वैल्यू कितनी होती है, 0 देख रखी है, किस पॉइंट पर, पॉइंट a पर, याद रखिएगा हम कहाँ पे निकाल रहे हैं, पॉइंट a पे निकाल रहे हैं, तो देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अब देखिए cos 0 की वैल्यू, cos 0 डिग्री की वैल्यू देखिए क्या होती है, cos x इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, a है, और a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, इस पॉइंट पर 1 है, तो देखिए cos 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो आप याद करते हैं इसी वैल्यू को कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आपको अब ये कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि आखिर ये वैल्यू होती कैसे हैं, तो वो वैल्यू सारी यहाँ से निकल के आती हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम पॉइंट बी पर देखते हैं, और देखिए इसको हम लोग 0, देखिए इसको आप लिखिए। अब अगर हम लोग बात करते हैं पॉइंट एट पॉइंट बी की हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर। पॉइंट बी पर देखिए a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अब p उठ के कहाँ गया है, b पर आ गया है, यानी कि a इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, और b इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है, a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1। तो देखिए साइन, अब देखा जाए तो जो हमारा पॉइंट P है वो कहाँ से 0 छूट के कहाँ चला गया है, परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि 90 पे आ गया है। तो यानी कि साइन 90 या फिर हम इसको π/2 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, π/2 इक्वल टू, देखिए क्या होगा, b यानी कि 1। तो देखिए साइन π/2 की आपने वैल्यू क्या पढ़ी है, 1 पढ़ी है। और इसी तरीके से अगर हम लोग देखें cos π/2 इक्वल टू, देखिए cos x इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, a पढ़ा है, तो cos a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट पर आप एंगल की वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक, इतनी बात में कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर इसको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 पॉइंट पे निकाल ली है, ए पे निकाल ली, बी पे निकाल ली है। और अगर आपको पता है तो अगर हम लोग साइन 180 की डिग्री की वैल्यू देखे जाए तो -1 होती है। तो देखिए यहाँ पर साइन पाई की वैल्यू देखिए क्या होगी, यहाँ पर P पॉइंट अगर यहाँ पे आ जाता है तो A की वैल्यू कितनी है, -1 है, और
जो हमारा बी है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, तो साइन पाई की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। और जो कॉस पाई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1 होती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, काफ़ी सिंपल है। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको थोड़ा सा एक बार रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। अब साइन और कॉस की आपने वैल्यू देख ली किस तरीके से आती हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो साइन और कॉस है उसकी वैल्यू किस तरीके से आती हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि साइन कॉस की तो वैल्यू निकाल ली, लेकिन टेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। टेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए 10x की अगर हम लोग वैल्यू की बात करें किसी पॉइंट पर, किस पे, a पे अगर बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि साइन को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, सॉरी 10 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, साइन x डिवाइड बाई कॉस x। तो देखिए ये 0 है, ठीक है, ये हमारे क्या था, यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा था, 0 डिग्री था, तो ठीक साइन 0 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 0 थी, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 1 थी, कॉस 0 की। तो 10 जो 0 डिग्री होता है, यहाँ ना लिख के थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और 10 कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो कुल मिला के जो हमारे 10 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। अब यहीं पे हम बात करते हैं किसकी, 90 की अगर हम बात करें तो देखिए 10 की वैल्यू कितनी निकल के आती है, साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री की बात करें तो साइन 90 अपॉन कॉस 90। तो देखिए साइन की वैल्यू यहाँ पे 90 पे कितनी थी, 1 थी हमारे पास, साइन 90 की तो वैल्यू 1 थी, लेकिन कॉस 90 की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। तो इस तरीके से हमारे जो 1090 की वैल्यू निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, इनफाइनाइट निकल के आती है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू निकल आई। अब इसी तरीके से कॉट एक्स वाला जो हमारा रिलेशन था साइन और कॉस के साथ, कॉट वाई इक्वल टू क्या होता है, कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कॉट एक्स का यूज कर साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू निकाल के कॉट की किसी भी एंगल के लिए उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कि वैल्यू किस तरीके से बनती है, साइन की 0 की वैल्यू आखिर 0 क्यों होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया सब, ठीक है। तो चलिए आपने आज ये समझ लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किस तरीके से हम वैल्यू को देखते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू किस तरीके से फाइंड हो रही है, निकलती कैसे है। बेसिकली जो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स की हम लोग वैल्यू पढ़ते हैं, आपके पास पूरी एक टेबल होगी कि साइन एक्स की वैल्यू ये है, साइन 0 डिग्री ये है, 30 डिग्री ये है, 45, 60, 180, 90 सबकी वैल्यू आपके पास होंगी। तो आप उन्हें कोशिश करिए कि याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है वो वैल्यू, और याद रखने में ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। इससे अगली क्लास में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटरचेंज पढ़ेंगे कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटरचेंज करते हैं, कौन किस में हमारे जो क्वाड्रेंट होते हैं वो कौन किस में पॉजिटिव होता है, कौन किस में नेगेटिव होता है, ठीक है। और वहाँ पर हम लोग चेंजमेंट भी सीखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही है, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।